नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक। इन सभी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज आप कर रहे होंगे। इस टॉपिक का आज का ये आपका महा रिवीजन है, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है ताकि 5वें नंबर पर ये टॉपिक है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से तकरीबन 80 से 90% तक का चैप्टर आज ही आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा, और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से, और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है आईसीडीएस योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 1973, बी है 1974, सी है 1975 और डी है आपका 1970। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, एवं साथ में इसका फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का आपका प्रश्न है आईसीडीएस योजना कब शुरू की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी पूरी 101% करिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका ऑप्शन क्या है, और आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो आपको बताना है ऐसे कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं। क्लियर है आपको? पहला ऑप्शन है आपका जातिवाद, दूसरा ऑप्शन है संप्रदायवाद, तीसरा ऑप्शन है आपका क्षेत्रवाद, और चौथा ऑप्शन है आपका मद्यपान। जातिवाद का अर्थ होता है जो छोटी छोटी जातियों में होते हैं, खुद को जाति के नाम पर सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, दूसरे को इंफीरियर यानी कि दूसरे को छोटा बताने की कोशिश करते हैं, और खुद को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। खुद की जाति पर घमंड करना ही जातिवाद है। क्लियर है आपको? दूसरा होता है आपका संप्रदायवाद। क्लियर है आपको? और तीसरा है आपका क्षेत्रवाद, और फिर चौथा है आपका मद्यपान। जातिवाद का अर्थ सिर्फ घमंड करना नहीं होता, और यहां पर किसी के साथ भेदभाव करना जाति के नाम पर जातिवाद होता है। क्लियर है आपको? तो वहां पर परिभाषा थोड़ी और आप उसे अच्छा कर लीजिए। खुद की जात पर घमंड करने के साथ साथ दूसरे के साथ जाति के नाम पर भेदभाव करना जातिवाद होता है। क्लियर है आपको? तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपके कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं वो आपको बताना है कि निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है।
क्या जातिवाद बाधक है? बिल्कुल है। क्लियर आपको? जातिवाद बिल्कुल बाधक है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो जातिवाद बाधा उत्पन्न करता है राष्ट्र को एक करने में, क्योंकि यह समाज को तोड़ता है। क्लियर आपको? तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा है आपका संप्रदायवाद। इसका अर्थ हुआ धर्मों के बीच में झगड़ा, तो यह भी तो कमजोर करता है। धर्म के नाम पर की जाने वाली हत्याएं, गला काटने वाली हत्याएं, ये क्या है? ये संप्रदायवाद है। क्लियर आपको? तीसरा है आपका क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद ये होता है कि यूपी का आदमी बंबई नहीं जाएगा, है ना। ये बंबई वालों में, मुंबई में जो अक्सर देखने को मिलता है कि वहां पर क्षेत्रवाद है। क्या करते हैं वो? यूपी के या बिहार के लोगों का विरोध करते हैं वहां पर आने में, क्योंकि वहां पर यूपी के लोग जाके रोजगार ले लेते हैं और उन्हें दिक्कत होती है उससे। तो ये क्या है? ये क्षेत्रवाद है। रोजगार काबिलियत से मिलता है। क्लियर आपको? मेहनत से मिलता है, लेकिन लोग इसको क्षेत्रवाद से जोड़ देते हैं। तो क्षेत्रवाद भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। लेकिन मद्यपान, क्या शराबी कोई राष्ट्रीय एकता में बाधक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शराब पीना राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि शराब अपनी ही एकता में, जो शराब पीता है वो खुद को ही एक नहीं कर पाता है, वो खुद ही बिखरा रहता है, तो दूसरे की एकता के बाधक क्या बनेगा? क्लियर आपको? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये तीनों राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्लियर आपको? तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? तो यहां पर प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं हम लोग अक्सर परीक्षा में पढ़ने से छोड़ देते हैं इसको, तो जिसकी वजह से हम एक गलत ऑप्शन का टिक कर देते हैं। तो प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन ए है आपका अशिक्षा, बी है बेरोजगारी, और सी है आपका भाग्य का भरोसा करना, और डी है आपका काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। तो बताइए, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? अशिक्षा तो निर्धनता का मुख्य कारण है, क्योंकि यहां पर रोजगार की कमी हो जाती है आप अगर शिक्षित नहीं है। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है देश की, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा लोग युवा हैं और रोजगार की तलाश में रहते हैं, तो यह भी एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। और तीसरा है आपका भाग्य के भरोसे बैठना, भी एक क्या है? गरीबी का कारण है। लेकिन काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना, यह गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर यह गरीबी का कारण नहीं है। क्लियर है आपको? तो भारत में अशिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास जैसे कर्म का सिद्धांत एवं माया की धारणा भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने के प्रति उदासीन बनाती है। क्लियर है आपको? यह भाग्य के बारे में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? बताइए, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? ऑप्शन ए है आपका परम निर्धनता, बी है सांस्कृतिक निर्धनता, सी है व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, और डी है आपका बाहायना मूलक निर्धनता। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, परम निर्धनता। क्लियर आपको? परम निर्धनता सही ऑप्शन है आपका। यह क्या होती है? एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, उसे गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो वह परम निर्धनता कहलाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। क्लियर आपको? तो जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो यह परम निर्धनता, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह का को आधार माना है? बताइए, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? ऑप्शन ए है आपका जाति वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, बी है सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सी है आपका सामाजिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को,
और डी है आपका सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एबीसीडी में मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथे का। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है बताइए। बी ऑप्शन आपका सही है। सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को समूह का आधार माना है। क्लियर आपको। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था बताइए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। 1990, 1991, 1992, 1993। तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 1992। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है बताइए। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन या देश की विलासिता या वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा। बताइए निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है। ऑप्शन ए है आपका महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन या देश की विलासिता या वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा। बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। अब महिलाएं अपने आप कमाने लगी हैं तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। जब किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं तो वो क्यों समझौता करें, है ना। समझौता तो वो इंसान करता है जो निर्भर है किसी पर। जब वो निर्भर ही नहीं है तो आपके अत्याचारों को क्यों सहे, आपकी मनमर्जियों को क्यों बर्दाश्त करे। तो ये कारण है एक महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन कि भारत में बढ़ते तलाक का एक कारण हो सकता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है बताइए। दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। जब भी यहां पर नहीं लिखा हो तो प्रश्न एक बार जरूर पढ़ा करिए, है ना, क्योंकि यहां पर अक्सर हम लोग नहीं को मिस कर देते हैं और यहां पर कोई एक गलत आंसर टिक करके और निकल लेते हैं और बाद में पता चलता अरे हमने नहीं तो पढ़ा ही नहीं। तो परीक्षा में प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और सही टाइम है क्या सुबह मॉक टेस्ट कराने का। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। दहेज मृत्यु जो होती है वह घरेलू हिंसा में आती है। यौन उत्पीड़न करना यह भी घरेलू हिंसा में आता है। पत्नी की पिटाई करना यह भी घरेलू हिंसा में आता है, किंतु अपहरण घरेलू हिंसा में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। क्लियर आपको। तो इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आपको अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका अल्पसंख्यकों का विकास, बी है दलितों की प्रोन्नति, सी है आपका गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता और डी है भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आठवें का सी ऑप्शन। क्लियर आपको। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों की सहायता। क्या गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों की सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। चौथी पंचवर्षीय या पांचवी पंचवर्षीय या छठी पंचवर्षीय या सातवीं पंचवर्षीय योजना। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में आई थी, जो होराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी 56 से 61 में आई, जो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी आपकी 1961 से 66 में आई, जो जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। और आपका चौथी आई थी 1969 से 74 में, क्लियर है आपको। और पांचवी आई थी आपकी 1974 से 79 में, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और इसी का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्लियर है आपको। तो कौन सी योजना सही है? पांचवी 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कब से कब आई थी? 1974 से 79। क्लियर है आपको। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। क्लियर आपको। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? बताइए। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? ऑप्शन ए है आपका एल अल्यूसर, बी है लेविस कोजर, सी है कोबिन्स और डी है आपका डेहरनडॉर्फ। बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लेविस कोजर। क्लियर है आपको। लेविस कोजर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। बताइए मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर या जाति संघर्ष पर या प्रजातीय संघर्ष पर या पीढ़ी अंतराल पर? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर या जाति संघर्ष पर या प्रजातीय संघर्ष पर या पीढ़ी अंतराल पर? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, वर्ग संघर्ष पर आधारित था मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? बताइए। प्रश्न है एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए है आपका पॉलीबियस, दूसरा है आपका डेविड ह्यूम, तीसरा है कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन है आपका इब्न खाल्दून। तो बताइए किसका ये सिद्धांत है कि सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, इब्न खाल्दून। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की? बताइए आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की हैं? ए मैक्स वेबर ने, बी जॉर्ज सीमेल ने, सी है आपका आर के मर्टन ने और डी है आपका टालकॉट पार्सन्स ने। बताइए आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की हैं? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो टालकॉट पार्सन्स है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। देखिए हर किताब में अलग अलग तरीके से इन्होंने लिख रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ सिलेबस दे रखा है। जो मेन टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर में गरीबी था, है ना, दहेज था, घरेलू हिंसा थी, तलाक था, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष था, जातिवाद था। लेकिन उन्होंने गरीबी में कितना कहां तक है किसी को नहीं पता, है ना। तो हर किताब ने अपने अपने अनुसार छाप रखा है। किसी ने बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ा दिया है गरीबी को, किसी ने बहुत ऊपर ऊपर ही पढ़ाया है। क्लियर आपको। लेकिन मैं आपको हर एक चीज देने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितनी गहराई से पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार पेपर आपका होने वाला है। क्लियर आपको। तो आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की थी? टालकॉट पार्सन्स ने प्रस्तुत की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? बताइए किसने
प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? ऑप्शन ए है आपका सोरोकिन, बी है बोगार्डस, सी है आपका लिपसेट एवं बेंडिकिस और डी है आपका मैकाइवर एवं पेस। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 14वें का? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मैकाइवर एवं पेज ने। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की है। क्लियर है आपको? तो ये रहा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? बताइए, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? ऑप्शन ए है आपका जॉर्ज सिमले, बी है कार्ल मार्क्स, सी है बेबर और डी है आपका नोआम चोम्स्की। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बताइए कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जॉर्ज सिमेल। क्लियर आपको? जॉर्ज सिमेल ने समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर बल दिया है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स के अनुसार कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? बताइए, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि जो कार्ल मार्क्स एक विद्वान हुए, उनके अनुसार वर्ग संघर्ष किन दो वर्गों के बीच में होता है, यह आपको बताना है। क्लियर आपको? ऑप्शन ए है आपका पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच में, बी है शासक एवं शासित के बीच में, सी है आपका शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच में और डी है आपका मालिक और मजदूर के बीच में। बताइए, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? बताइए। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, शासक और शासित के बीच में संघर्ष होता है। क्लियर है आपको? तो इसमें एक शोषक हो जाता है और दूसरा शोषित हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एमएन श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है। तो एक किताब है, आपको उनके राइटर के नाम याद रखने चाहिए। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एमएन श्रीनिवास ने कौन सा मत प्रस्तुत किया है? आपका ऑप्शन है ए है जाति एक बंद व्यवस्था है, बी है जाति एक खुली व्यवस्था है, सी है आपका जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है या डी ऑप्शन है आपका जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एमएन श्रीनिवास ने कौन सा मत प्रस्तुत किया है? तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 17वें का सी ऑप्शन आपका सही है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश है। क्लियर आपको? ये गतिशील होती है, ये आगे बढ़ती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। क्लियर आपको? तो इनके अनुसार सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? बताइए, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका के श्रीनिवास, बी है जी आर रेले, सी है आशीष बोस और डी है आपका एस चंद्रशेखर। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? के श्रीनिवास, जे आर रेले, आशीष बोस या डी एस चंद्रशेखर। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका आशीष बोस ने की थी। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आशीष बोस ने इसकी संकल्पना की थी। क्लियर है आपको? तो बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस से जुड़ा हुआ है। तो बीमारू का अर्थ क्या होता है? बी से हो गया बिहार, यम से बी आई से हुआ बिहार, यम से हुआ मध्य प्रदेश, आर से हुआ राजस्थान और यू से हुआ उत्तर प्रदेश। क्लियर आपको? तो बीमारू राज्यों में कौन कौन से आते थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह विचार आशीष बोस ने 1980 के मध्य में दिया था। क्लियर है आपको? क्योंकि तब यहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, बहुत ही ज्यादा निर्धनता थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954, बी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, डी है दहेज निरोधक अधिनियम 1965। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या सी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या डी दहेज निरोधक अधिनियम 1965।
तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो गलत है, मतलब जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, तो वो डी ऑप्शन है। दहेज निरोधक अधिनियम 1965 में नहीं 1961 में आया था। क्लियर है आपको? कब आया था? 1961 में आया था। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहां घोषित है? बताइए, संविधान को आपको वो अनुच्छेद पहचानना है जहां पर अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 20वें का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? तो 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हेनरी बंसेंटीन ने गरीबी निर्धनता मापन के कितने आयाम बताए हैं? बताइए, जो हेनरी बंसेंटीन हुए, इन्होंने गरीबी निर्धनता के मापन के कितने आयाम बताए हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7 और डी है 8। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए। क्लियर? आपको 4 इन्होंने बताए। कितने बताए हैं? 4। क्लियर आपको? तो हेनरी बंसेंटीन ने गरीबी निर्धनता मापन की 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? जीविका रणनीतियों का अभाव, संसाधनों की अगम्यता, असुरक्षा की भावना, संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। क्लियर आपको? तो ये 4 चीजें हैं हेनरी बंसेंटीन के अनुसार कि गरीबी निर्धनता मापन के 4 आयाम है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गरीबी से संबंधित परिभाषा। तो ये गरीबी की परिभाषा है, आपको बताना है ये किसने दी है। परिभाषा क्या है? निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति के स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वस्थ एवं शक्ति के बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। बताइए ये परिभाषा किसने दी है गरीबी की? निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति के स्वयं की तथा अपने आश्रितों के स्वस्थ एवं शक्ति के बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। गोडार्ड ने यह परिभाषा दी है। क्लियर आपको? किसने दी है? गोडार्ड ने। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? बताइए। अभी मैंने आपको इसके बारे में काफी अच्छा बताया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये डीपी धर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी और इसका नाम है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1979 तक थी। क्लियर है आपको? इसी का उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन है आपका 1995, बी है 1996, सी है 1997 और डी है आपका 1999। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है आपको? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण का करना मुख्य लक्ष्य था इसका। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? बताइए। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है आपका 2012, बी है 2013,
और सी है आपका 2014, डी है 2015। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रंगराजन समिति के अनुसार कौन सी ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 2014 में प्रस्तुत की गई थी। क्लियर है आपको? 14 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार क्या क्या था कि जून 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपए शहरी होना चाहिए तथा 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित किया गया। तो अगर शहर में कोई 1407 रुपए प्रति महीना खर्च कर रहा है 2014 में, तो वो गरीब नहीं माना गया था। और 972 रुपए प्रति महीना अगर ग्रामीण इलाके में खर्च कर रहा है तो उसे भी सरकार ने गरीब नहीं माना था 2014 में। क्लियर है आपको? तो इस तरह से पूरे ये आपके 25 क्वेश्चन हुए। और आप तो आज का आपका 27 प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। बताइए किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए है आपका फेयर चाइल्ड, बी है मैक्स वेबर, सी है आपका दुर्खिम और डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है, फेयर चाइल्ड। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण है। तो क्वेश्चन है आपका भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण है। अंतर जातीय विवाह पर प्रतिबंध या कुलीन विवाह की प्रथा या सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना। तो दहेज प्रथा के कई कारण हैं। एक तो आपका ये इंटरकास्ट रिलेशन जो शादियां होती हैं उस पर प्रतिबंध है। इसके कारण भी रिश्ते कम होते हैं, तो उपयुक्त रिश्ते की तलाश में दहेज प्रथा होती है। कुलीन विवाह की प्रथा, तो यहाँ पर अच्छे घर में शादी करने की जो इच्छा रहती है वहाँ उसके कारण भी दहेज प्रथा है। और सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट से, एक सोशल रिस्पेक्ट से भी इसको देखा जाता है कि उनके लड़के को इतना दहेज मिला, उनकी लड़की को उन्होंने अपनी लड़की को कार दी दहेज में, तो हम भी कार देंगे। तो ये भावनाएं रहती हैं लोगों के मन में। इसके कारण भी भारतीय समाज में दहेज की प्रथा देखने को मिलती है। क्लियर है आपको? तो उपयुक्त सभी। इसके अलावा एक अन्य कारण होता है जो अक्सर किताबों में दिखाई नहीं देता है कि सरकारी लड़का ढूंढना, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना। ये कारण भी दहेज प्रथा का है, लेकिन किताबों में ये दिखाई नहीं देता है। तो 28 का जो ऑप्शन आपका सही है वहां पर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है। बताइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है आपका 8 वर्ष। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो 29 का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, 5 वर्ष। क्लियर है आपको? 5 वर्ष, इसमें जुर्माना भी लगता है। क्लियर है आपको? तो 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है या दोनों हो सकता है। क्लियर है आपको? भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बताइए भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए है आपका 2000 ईस्वी में, बी है 2002 ईस्वी में, सी है 2005 में और डी है आपका 2008 में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 30 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2005 में। क्लियर है आपको? 2005 में भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया। क्लियर है आपको? यह लागू कब हुआ था बताइए, यह लागू कब हुआ था। अगले क्वेश्चन में आपको यह पूछा जाएगा
कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपके 23 अक्टूबर 2005, बी है 26 अक्टूबर 2005, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 2005 और डी ऑप्शन है आपका 14 दिसंबर 2005। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, आपको कई बार कराया गया है, तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2005 से यह पूरे भारत में लागू किया गया था। घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में लागू किया गया। क्लियर है आपको? 31 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके तहत महिलाओं बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। बताइए घरेलू हिंसा में क्या क्या सम्मिलित है? क्या यौन दुर्व्यवहार सम्मिलित है? क्या मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार सम्मिलित है? या नैतिक दुर्व्यवहार सम्मिलित है? तो इन तीनों में से कौन कौन सा सम्मिलित है ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में आपका 1 और 2 है, और बी में आपका 1 और 3 है, 1 2 3 है, और सी में आपका 1 एवं 3 है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 32 का। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो 1 और 2 है, यौन दुर्व्यवहार और मौलिक एवं भावनात्मक व्यवहार। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंसा में यौन दुर्व्यवहार, मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है आपका राम मनोहर लोहिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा और दूसरी लिखी है द कास्ट्स इन इंडिया, और एक और लिखी है हु आर शूद्राज। 3 किताबें इनकी हैं। क्लियर आपको? तो ये आपको याद रखनी चाहिए, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? बताइए किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? ऑप्शन ए है आपका के.एम. पडिक्कर, बी है डॉक्टर एन प्रसाद, सी है के.एन. शर्मा और डी है आपका भीमराव अंबेडकर होगा, यहां पर अखेड़कर नहीं होगा। क्लियर है आपको? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? के.एम. पडिक्कर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कुछ लोग ये सोचेंगे यहां पर मैंने अंबेडकर कराया तो यही ऑप्शन सही होगा, है ना? बहुत से लोग ऐसे गलत कर देते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, के.एम. पडिक्कर के अनुसार। क्लियर आपको? तो के.एम. पडिक्कर के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, जबकि डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। क्लियर है आपको? तो डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 35, जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? बताइए जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 1, बी है 2, सी है आपका 3 और डी है आपका 4। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? बताइए। तो जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? सामान्यतः जातिवाद के 2 स्वरूप हैं, मनोवैज्ञानिक स्वरूप एवं व्यवहारिक स्वरूप। क्लियर है आपको? मनोवैज्ञानिक स्वरूप में एक जातीय भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जाति हितों का सर्वोपरि समझता है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है, जबकि व्यवहारिक जातिवाद में वह अपनी जातीय हित में कार्य
कार्य को करता है, जैसे जातीय उम्मीदवार को वोट देना। क्लियर आपको? तो सामान्यतः जातिवाद के दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका मनोवैज्ञानिक स्वरूप होता है और दूसरा व्यवहारिक स्वरूप होता है। क्लियर आपको? मनोवैज्ञानिक स्वरूप में क्या होता है? एक जातीय भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जातीय हितों को सर्वोपरि समझता है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है। जबकि व्यवहारिक जातिवाद में वह अपने जातीय हित में कार्य को करता है, जैसे जातीय उम्मीदवार को वोट देना। क्लियर आपको? एक में केवल सोचना है और दूसरे में करना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? बताइए, अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका मनोवैज्ञानिक कारण, बी है ऐतिहासिक कारण, सी है आपका भौतिक एवं सामाजिक कारण और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भौतिक एवं सामाजिक कारण या उपयुक्त सभी। तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? 36 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अंतःपीढ़ी संघर्ष में जो मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, ऐतिहासिक कारण भी होते हैं और भौतिक एवं सामाजिक कारण तो होते ही हैं। क्लियर आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 36 का। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण निम्न है। एक आपका हो गया मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है? बताइए। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष अलग रहना आवश्यक है? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1 वर्ष। क्लियर आपको? ए 1 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है। आपसी सहमति से तलाक लेने हेतु पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है। साथ ही पति पत्नी तलाक हेतु सहमत हो, यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपसी सहमति से तलाक लेने हेतु पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है। साथ ही पति पत्नी तलाक हेतु दोनों सहमत हों और यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? ए स्थायी सरकार, बी अंतरजातीय विवाह, सी है परिवार नियोजन और डी है आपका नगरीकरण में वृद्धि। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? स्थायी सरकार, अंतरजातीय विवाह, परिवार नियोजन और नगरीकरण में वृद्धि। तो 38 का जो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी है, अंतरजातीय विवाह। क्लियर आपको? तो जातिवाद की बुराई को दूर करने का ये एक समाधान हो सकता है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये बातें आप अपने परिवार में वहां की समझ को देखकर ही बोलिएगा, पता चले घर में कलह शुरू हो जाए, है ना? तो सबके घर में अलग अलग माहौल होता है और कोई भी बात आपको कहनी है कहीं पर भी वहां के माहौल को देखकर कहना पड़ेगा, है ना? जब आप नौकरी कर रहे होंगे तो भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो आपको किताब में पढ़ा दिया गया सिर्फ वही वहां पर नहीं बोलना है। आपको यह भी समझना है कि वहां पर जो लोग खड़े हैं क्या वो लोग इस बात को सुनने को तैयार हैं, है ना? नहीं तो आप नौकरी करने जाएं और मुख्य सेविका की और किसी गांव में आपकी मीटिंग चल रही हो और आप ये अंतरजातीय विवाह को बैलेट दर्शाने लगे वहां पर लोग भड़क भी सकते हैं, है ना? तो इससे आपको हर माहौल को देखकर ही ये बोलना सब कुछ है ना? किताबों में आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन इनका प्रयोग जीवन में कैसे करना है ये आपको अपनी समझ से तय करना है कि यहाँ पर लोग हैं वो ये सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अंतरजातीय विवाह करके समाज से जातिगत बुराई को दूर किया जा सकता है। क्लियर आपको? यह एक उपाय हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी और डी है आपका लागू की गई गरीबी। बताइए
किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संपूर्ण गरीबी। क्लियर आपको? गरीबी के प्रकार जो भी आपको पढ़ाया गया है गरीबी के बारे में, उसे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे। क्लियर आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण गरीबी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बी है प्राकृतिक विपत्तियां, सी है कृषि का पिछड़ापन और डी है यह सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, यह सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 40 का? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। क्लियर है आपको? ये सभी चीजें भारत में निर्धनता के कारण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जल, भूमि, कोयला, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या है? प्राकृतिक। जंगल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है आपको? नदियां प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक विपत्तियां कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इसके कारण भी बहुत से लोगों के निर्धनता होती है। कृषि की गई है और वहां पर ओले पड़ गए जिससे फसल पककर तैयार थी जो बिखर गई खेत में ही, तो ये भी एक नुकसान होता है, इससे भी निर्धनता आती है। कृषि का पिछड़ापन, जो कृषि होती थी भारत में पहले, अभी तो काफी हद तक सुधार आ गया है, लेकिन जब ये चीजें लिखी गई होंगी तो उस समय कृषि में उत्पादन बहुत ही कम था। आज से 10-15 साल पहले तक तो कृषि में कुछ उत्पादन ही नहीं हो पाता था, लेकिन अभी बीजों की गुणवत्ता अच्छी हो गई है, बिजली की उपलब्धता के कारण जो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, इस कारण से भी कृषि में सुधार आया है। तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण ये सभी हैं। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आप घबराइएगा नहीं कि समय बर्बाद कर रहे हैं सर, है ना? ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है। जब तक आप चीजें एक्स्ट्रा नहीं लेकर जाएंगे यहां से, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं, है ना? मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा है, समझा है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लिया है। आपको भी कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तभी तो आप ये चीजें खुद से समझ पाएंगे, है ना? तो बहुत से लोग तुरंत ही वो क्या कहते हैं, जब से कोविड आया है लोगों के अंदर धैर्य का भावना ही चली गई है। वो हर चीज तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट, कि 1 सेकंड में सही हो जाए, है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। हर चीज को एक समय लगता है। आपको भी चीजें समय के साथ समझ में आएंगी, सब कुछ समय के साथ होगा। क्लियर है आपको? तो भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है: प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जैसे ऊपर बताया गया, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, जनाधिक्य यानी कि जनसंख्या का अधिक होना, उच्च निरक्षरता यानी कि लोग साक्षर ही नहीं है, और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी तो एक प्रमुख कारण होती है भारत में, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, रोजगार उतने उत्पन्न हो नहीं पाते हैं, काफी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं, अन्य रोजगारों के बारे में नहीं सोचते हैं। उसके बावजूद भारत में काफी बेरोजगारी है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। बताइए, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया? भ्रष्टाचार को, या सांप्रदायिकता को, या गरीबी रेखा को, या साइबर अपराध को? बताइए, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया? जब गरीबी आपको पढ़ाया गया था गरिमा बैच में, तो वहां पर एक तेंदुलकर समिति भी आपको पढ़ाई गई थी। तो वो किसके लिए था? गरीबी रेखा के लिए था। 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गरीबी रेखा। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? बताइए, अशिक्षा है, या जनसंख्या वृद्धि है, या बेरोजगारी है, या उपयुक्त सभी है? बताइए, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? तो ये क्वेश्चन आपको कभी कभी रिपीटेड भी लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न तरह तरह के बन सकते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। तो अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक आदि निर्धनता के प्रमुख कारण है। निर्धनता की संस्कृति के विचार को
1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया। क्लियर है आपको? ऑस्कर लोविस ने इसे लोकप्रिय बनाया। किसको? निर्धनता की संस्कृति को। क्लियर है आपको? यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? बताइए। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यूएनडीपी पढ़ाया है, एक एक जानकारी दी गई है, कई किताबों में उनके बारे में नहीं लिखा है। अगर आपने जो यूएनडीपी के लिए स्पेशल वीडियो बना था वो देखा है तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे पा रहे होंगे कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया है। ऑप्शन ए है आपका 1996 एवं 2006, बी है 1997 एवं 2010, सी ऑप्शन है आपका 1998 यानी कि 1998 एवं 2011 और डी ऑप्शन है 1999 यानी कि 1999 एवं 2012 यानी कि 2012। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब यूएनडीपी ने विकसित किए हैं? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1997 एवं 2010। क्लियर है आपको? तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1997 एवं 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है एक, तो आपको बताना है किस तरह से अशिक्षा अभिव्यक्त हो रही होती है जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है। एक आश्रित चर पर या स्वतंत्र चर पर या अंतर्निर्भर चर पर या सहसंबंध पर। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तब अशिक्षा किस पर निर्भर होती है या शिक्षा किस पर निर्भर हो जाती है? शिक्षा आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर हो जाती है, इसलिए यह आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर है, क्योंकि यह किसी पर आश्रित है। किस पर? आपकी आर्थिक स्थिति पर आपकी शिक्षा आश्रित होती है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। बताइए। निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। ऑप्शन ए है आपका सकारात्मक एवं नकारात्मक, बी है सामाजिक एवं आर्थिक, सी है आपका निरपेक्ष एवं सापेक्ष और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 45 का जो ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गरीबी कहते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। बताइए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है औद्योगिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र में। क्लियर आपको? कृषि क्षेत्र में भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कृषि क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। गरीबी, विकास एवं वृद्धि, रोग, अंतरराष्ट्रीय संगठन और पोषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जनसंख्या, यहां से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? बताइए। एक है, दो है, तीन है या अनेक है? बताइए। निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? बताइए। आपको ये बहुत ही अच्छे से कराया गया था जब आपको गरीबी टॉपिक पढ़ाया गया था गरिमा बैच में। तो बताइए निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं?
47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 47 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दो आधार हैं निर्धनता मापन के। शेपर्ड एवं बांस ने दो प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है। एक आपका पूर्ण निर्धनता और दूसरी होती है आपकी सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण को संपूर्ण भी कहते हैं। क्लियर है आपको? ये क्या होती है पूर्ण निर्धनता? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, इसे हम संपूर्ण निर्धनता कहते हैं या संपूर्ण गरीबी कहते हैं। क्लियर आपको? पूर्ण निर्धनता या संपूर्ण निर्धनता किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाए, उसे संपूर्ण गरीबी कहते हैं। और सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं जब हम तुलना करके गरीबी नापते हैं, है ना, तुलना करके कि अमेरिका में ये होता है, भारत में ये नहीं होता है, तो इसको जब हम तुलना करते हैं तब ये सापेक्ष निर्धनता हो जाती है कि किसी देश को आधार मानकर हम तुलना कर रहे हैं कि भारत अमेरिका से कितना गरीब है, तो सापेक्ष निर्धनता होती है। लेकिन संपूर्ण निर्धनता वो होती है जिसमें व्यक्ति के पास ना तो मकान है, ना भोजन है, ना चिकित्सा की सुविधाएं हैं और ना ही जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उसके पास प्रयोग है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? बताइए। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है राम आहूजा ने, बी है E.H. सदरलैंड ने, सी D.R. टैफ्ट ने और डी है आपका C.H. कूले ने। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राम आहूजा ने किया है। क्लियर आपको? 48 का जो ऑप्शन है आपका वो ए वाला बिल्कुल सही है। तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है आपका यह गरीबी का प्रतिभास है, बी है यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, सी है यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है, डी है यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? बताइए। 49 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास नहीं है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आपने कई बार दिया होगा मॉक टेस्ट में, आज भी दे दीजिए। बताइए, बिल्कुल सही बताना है आपको। तो बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। 1968 दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1961 में पारित हुआ। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 15,000। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना, देना, लेना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए तक का आर्थिक दंड की व्यवस्था है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी के पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? बताइए। पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन ए है आपका 496, बी है 497 और डी है सी है आपका 498 ए और डी है आपका धारा 499। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? कुछ किताबों में यह धारा गलत दी गई है, तो अगर किताब में अगर आप बाद में पढ़ें और कहें सर ने गलत बताया है तो एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं इसका उत्तर।
बताइए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, धारा 498 ए। क्लियर है आपको? इसके तहत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत पत्नी अपने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। क्लियर है आपको? तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। आईसीडीएस योजना शुरू की गई थी, यह प्रश्न था आपका। ऑप्शन थे ए 1973, बी 1974, सी 1975 और डी 1970। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो सी था, 1975। आईसीडीएस योजना 1975 में शुरू की गई थी। आईसीडीएस योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। क्लियर है आपको? तो इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा और तलाक जैसे मुद्दों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए। ये आपके सिलेबस में 5वें नंबर का टॉपिक है और उम्मीद करता हूं आपने पूरा महा रिवीजन कर लिया होगा और आपको ये क्लास पूरी पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, ये महा रिवीजन कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। आप पहले भी इस टॉपिक्स को कर चुके हैं तो आपके कम से कम 90 से 95% प्रश्न सही होने चाहिए थे। क्या उतने प्रश्न सही हुए हैं? ये आप खुद से पूछकर देखिएगा। अगर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। अगर जिनके कम सही हो रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी 100% सिलेबस तैयार हो रहा होगा। लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।